वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में इंट्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप के चैप्टर से रिलेटेड पास्ट एग्जाम के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस स्कीम के अंडर ये टॉपिक सिलेबस का पार्ट नहीं था, इसलिए आप देखेंगे कि पहले इस पर एमसीक्यूज नहीं है और अब 2021 की स्कीम से ऑनवर्ड इसके ऊपर एमसीक्यूज हैं। तो 3 एमसीक्यूज हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे। सो फर्स्ट मॉडल पेपर से क्वेश्चन है कि फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग जुरिडिक्शन टू द कोर्ट ओवर सूट्स एंड अदर और एंड अनदर लीगल प्रोसीडिंग अ पिटिशन फॉर द कंटिन्यूस ऑफ अ वॉलंटरी वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाती है कि कंपनी की जो वाइंडिंग अप है वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप की जाए, लेकिन उसको सुपरविजन ऑफ कोर्ट के थ्रू किया जाए। शैल बी डीम टू बी अ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप बाय द, तो किसके वाइंडिंग अप किसके थ्रू हो रही होगी, वो वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट समझी जाएगी। तो लॉ में वर्डिंग कोर्ट है, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये मेंशन नहीं है। तो स्पेसिफिक कोर्ट मेंशन नहीं है, जस्ट वर्ड कोर्ट का यूज हुआ है। तो जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी वो ही बेसिकली इसमें रेलिवेंट उसके पास अथॉरिटी रहेगी। फिर क्वेश्चन है कि क्रेडिटर ऑफ टॉप लिमिटेड हैव फाइल्ड अ सूट इन द कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप ऑफ टीएल ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेट है। द कोर्ट वाइल डिटरमिनिंग वेदर टीएल इज अनेबल टू पे इट्स डेट और नॉट शैल टेक इन टू अकाउंट द फॉलोइंग। अच्छा, अब लॉ में लिखा हुआ है कि द कोर्ट शैल टेक इन टू अकाउंट कंटीजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटीज। इट डज नॉट मीन कि जो कंपनी की एक्चुअल लाइबिलिटीज हैं उनको कंसीडर नहीं करते। तो जस्ट कंटीजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटीज ओनली गलत हो जाएगा। इसमें कंटीजेंट लाइबिलिटीज भी होनी चाहिए, प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटीज भी होनी चाहिए, और जो एक्चुअल लाइबिलिटीज हैं जो अभी कंपनी के डेट एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली करंट और नॉन करंट, वो भी होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था कि अगर आपने जस्ट इसमें से मेमोरी बेस्ड याद किया हुआ होगा तो ये एमसीक्यू ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर तो लिखा हुआ है कि जी कंटीजेंट और प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटीज को कंसीडर करना है, लेकिन ओनली नहीं, इनको भी कंसीडर करना है, यानी क्योंकि जो एक्चुअल लाइबिलिटीज हैं उनको भी करना है। तो इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये जो है कि इसमें कंटीजेंट का वर्ड यूज नहीं हुआ, ये गलत हो गया। जो ऑप्शन ए है इसके अंदर प्रोस्पेक्टिव का वर्ड यूज नहीं हुआ, तो ये इसलिए गलत हो गया। तो जस्ट कंटीजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव नहीं, एक्चुअल लाइबिलिटीज को भी जाहिर बात है कि इंसॉल्वेंसी के लिए कंसीडर किया जा रहा होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन है कि अ पब्लिक कंपनी मे बी वाउंड अप बाय द कोर्ट इफ, कब उसे कर सकते हैं। तो लॉ में मेंशन है कि अगर एक कंपनी अपना बिजनेस ऐसे कर रही हो जो कि मैनर ओप्रेसिव टू द माइनॉरिटी मेंबर्स हो, जिनके पास 10% से जो है वो कम शेयर होल्डिंग है, नॉट लेस देन 10% शेयर होल्डिंग है, और पर्सन कंसर्न विद द फॉर्मेशन और प्रमोशन ऑफ द कंपनी। तो ये प्रिसाइजली जो है ऑप्शन ए के अंदर मेंशन है। अच्छा, जहां तक बात है बाकी ऑप्शंस की, इट हैज मेड द डिफॉल्ट इन फाइलिंग एनी स्टैट्यूटरी रिटर्न, इसमें बाकी ठीक है, एनी वाली बात गलत है, क्योंकि लॉ में जो स्टैट्यूटरी रिटर्न वगैरह है उसमें मेंशन है कि 2 कंसेक्टिव या 3 कंसेक्टिव इस तरह से। तो एनी स्टैट्यूटरी एक ही रिटर्न के डिफॉल्ट होने पर जो है वाउंड अप बाय द कोर्ट नहीं हो सकता। फिर है कि द नंबर ऑफ इट्स डायरेक्टर्स इज रिड्यूस बिलो 3। पब्लिक कंपनी के जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन वो मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स नहीं होते। तो डायरेक्टर्स वाली बात इसमें गलत है। डी ऑप्शन है कि इट हैज मेड अ डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर एनी लॉ एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। तो टैक्स से रिलेटेड जो डिफॉल्ट है वो कहीं पर भी लॉ में मेंशन नहीं है कि वो एक ग्राउंड बन सकता है कंपनी की वाइंडिंग अप का। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द वन दैट इज मेंशन इन द लॉ, और यही हमारा आंसर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।